अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर के बारे में कि कैसे एक छोटा सा मुल्क दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क बन गया। इसके पीछे का सीक्रेट रिवील करेंगे आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये दुनिया में दूसरे नंबर पर और एशिया में पहले नंबर पर है पर कैपिटा जीडीपी के हवाले से। क्या आपको पता है कि ये मुल्क 60 साल पहले ऐसा नहीं था, बल्कि अपनी ज़िंदगी के वजूद के लिए ये दूसरे मुल्क मलेशिया का एक हिस्सा बन गया था। तो क्यों सिंगापुर ने सिर्फ 2 साल बाद अपने मिलने के बाद मलेशिया से अलग हो गया और फिर ये मुल्क आज़ादी हासिल करके एक मुस्तकिल सल्तनत बन गया? उसके बाद किस तरह ये मुल्क भूख और प्यास से गिरे हुए और बिना कुदरती वसाइल के इतना तरक्की कर सकता है कि ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक हो गया है। हम आज की वीडियो में इन सब के पीछे का सीक्रेट रिवील करेंगे। दोस्तों, सिंगापुर की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी की शुरुआत में, जब सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। उनका इरादा था वो अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहते हैं। इस दौरान मलक्का स्टेट समुद्री तजारत के लिए बहुत अहम हो रहा था और यहाँ अपनी खुद की बंदरगाह रखने के लिए ब्रिटेन के लिए बहुत अहम हो रहा था। उस वक्त ईस्ट एशियन इलाका बड़ी हद तक डच एम्पायर के कंट्रोल में था। हालांकि ब्रिटेन के पास पेनिंग और बेनकुलन में कमर्शियल बंदरगाहें थीं, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसी बंदरगाह की तलाश थी जो कि एक स्ट्रेटेजिक नज़र से अहम हो। इस मकसद के लिए कंपनी ने एक एक्सपीडिशन शुरू की। इस सफर के दौरान स्टैमफोर्ड राफेल पहला ब्रिटिश शख्स था जो सिंगापुर पहुंचा और उन्होंने ये छोटा सा जजीरा मलेशियन पेनिनसुला के साउथ के हिस्से के निचले हिस्से में बंदरगाह के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब पाया। इसका सबब यह था कि यहाँ साहिल पर पानी गहरा था, यहाँ पर शिप्स बनाने के लिए लकड़ी भी बेशुमार थी और सबसे अहम बात यह थी कि सिंगापुर मलक्का स्टेट के ठीक ऊपर में था और इसकी आबादी बहुत कम थी। ब्रिटेन ने जौहर सुल्तान के बड़े भाई से एक मुआहदे के जरिए यहाँ बंदरगाह बनाने का हक हासिल किया। यकीनन डच को इस मुआहदे से शदीद एतराज था। ग्रेट ब्रिटेन के ऑर्डर के बाद यहाँ पर आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इससे डच लोगों की परेशानियां मजीद बढ़ने लगी। 1824 में एंग्लो डच ने कॉलोनियाती ताकतों के दरमियान तकसीम करने के लिए दोनों मुल्कों ने मुआहदा किया। इस मुआहदे के मुताबिक ब्रिटेन ने बेनकुलन की इंडोनेशियन टेरिटरी डच एम्पायर को दे दी, जबकि डच एम्पायर ने मलक्का टेरिटरी को ब्रिटेन को दे दिया और जो भी एतराज डच को सिंगापुर के बारे में था वो वापस ले लिया गया। इसके बाद चाइना में ओपियम वार के बाद यहाँ तिजारत में इजाफा हुआ। तिजारत बढ़ने से सिंगापुर की अहमियत स्ट्रेटेजिक नजर से भी बढ़ गई थी। फिर चाइना और भारत से बड़ी तादाद में लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आने लगे। 19वीं सदी के आखिर तक सिंगापुर की आबादी 2 मिलियन तक पहुँच गई थी। वर्ल्ड वार 2 के दौरान सिंगापुर जापान के कंट्रोल में आया। जापान की हार के बाद ब्रिटेन का असर इस इलाके में दोबारा बढ़ने लगा, लेकिन अब सिंगापुर और इस पूरे इलाके के लोग अब आज़ादी चाहते थे। इस हालात में ब्रिटेन ने 1957 में मलेशिया को एक मुस्तकिल मुल्क करार दिया और मलेशिया की फेडरल यूनियन कायम हो गई, लेकिन सिंगापुर इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं था। लेकिन ब्रिटेन ने इसे एक अलग और मुख्तसर इस्तकलाल देने का फैसला किया। 1959 के इलेक्शन में पीपल्स एक्शन पार्टी के ली क्वान यू सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने। अब ब्रिटेन रुखसत होने की तैयारियां कर रहा था क्योंकि सिंगापुर छोटा मुल्क था जिसमें कोई कुदरती वसाइल सिवाय बंदरगाह के नहीं थे। इसलिए अपनी जिंदगी के वजूद के लिए सिंगापुर मलेशिया के साथ मिलना चाहता था, यानी कि सिंगापुर मलेशिया में शामिल हो जाना चाहता था ताकि वो कम से कम एक बड़े मुल्क के साथ अपनी जिंदगी के लिए लड़ ना सके। सिंगापुर में एक रेफरेंडम और लंबे मुज़ाकरात के बाद सिंगापुर ने आखिर में 1963 में मलेशिया एग्रीमेंट के तहत मलेशिया फेडरेशन का हिस्सा बन गया। मुआहदे की शर्त के मुताबिक सिंगापुर को अपनी आमदनी का 40% हिस्सा मलेशियन गवर्नमेंट को देना था, जबकि सिंगापुर और मलेशिया को 12 सालों के दौरान एक आम मार्केट कायम करने का कदम पूरा करना था। इसी के तहत फैसला किया गया कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और इंटरनल सिक्योरिटी के मामले मलेशिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, जबकि बाकी तमाम मामला सिंगापुर की लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल किए जाएंगे और सिंगापुर को
मलेशिया के फेडरल पार्लियामेंट में 15 सीट्स दी जाएंगी। सिंगापुर और मलेशिया की मिलावट 1963 में बहुत ही कम मुद्दत के लिए रही। बस 2 साल बाद मलेशिया ने सिंगापुर को फेडरेशन से जुदाई का फैसला किया, यानी कि अब सिंगापुर एक मुस्तकिल मुल्क था। फिर भी सिंगापुर की नाराजगी के बावजूद मलेशिया ने सिंगापुर को फेडरेशन से क्यों अलग कर दिया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। सिंगापुर को मलेशिया से अलग होने की दूसरी वजह इक्तिसादी थी। जैसा कि सिंगापुर मलेशिया मर्जर एग्रीमेंट में तय हुआ था, सिंगापुर को अपनी आमदनी का 40% हिस्सा मलेशिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था। लेकिन बाद में मलेशिया की गवर्नमेंट ने सिंगापुर से ये तवक्कुफ किया कि ये परसेंटेज बढ़ाया जाए। इसी तरह एक आम मार्केट कायम करने के लिए, जो कि सिंगापुर के लिए मानना मुश्किल था, दोनों जमातों के दरमियान जारी रहने वाली सियासी मुकाबलेबाजी खत्म नहीं हो रही थी और कौमियाती दंगों के खतरे भी बढ़ रहे थे। इसलिए मलेशिया के पीएम ने फैसला किया कि इस मसले का एक ही हल है, यानी सिंगापुर को फेडरेशन से अलग कर देना चाहिए। और आखिर में 9 अगस्त 1965 को मलेशिया ने सिंगापुर को फेडरेशन से अलग कर दिया। इसी तरह सिंगापुर एक मुस्तकिल सल्तनत बन गया। मलेशिया ने 1965 में सिंगापुर को फेडरेशन से अलग कर दिया। फिर से ये छोटा, माली तौर पर कमज़ोर मुल्क किस्मत के हाथ में था। सिंगापुर के पास खुद पर खड़ा होने के लिए कोई कुदरती वसाइल नहीं थे। यहाँ आने वाली खुराक और पीने के अशिया भी दूसरे मुल्कों से आती थी। लेकिन क्या वो इस तरह एशिया के टाइगर्स के नाम से मशहूर हुआ? उसका पर कैपिटा जीडीपी दुनिया में दूसरे नंबर पर और एशिया में पहले नंबर पर है। सिंगापुर के पीएम ने कुछ कदम उठाए जो बहुत कामयाब साबित हुए और ये कदम सिंगापुर को एक इक्तिसादी पावर हाउस बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले काम जो उन्होंने किया वो था कि हर किस्म के टैक्स को बहुत कम रखा जाए। उस वक्त 1960s में लगभग हर मुल्क में टैक्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था और इन्वेस्टर्स किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते थे। यहाँ उन्हें अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर देना पड़ता था। इसलिए उस वक्त सिंगापुर इन्वेस्टर्स के लिए एक शानदार इन्वेस्टमेंट करने की मंजिल थी, लो टैक्स रेट की वजह से। और जल्द ही इक्तिसादी सालियत सिंगापुर में शुरू हो गई और सिंगापुर बड़ी बिजनेस की शुरुआत के साथ खुद पर खड़ा हो सका। ली कुआन यी एक बहुत दूरंदेश सियासी शख्स थे। उन्हें मालूम था कि सिर्फ फॉरेन कंपनीज और बिजनेसेस को सिंगापुर खींचना काफ़ी नहीं है, बल्कि सिंगापुर के लोगों को भी नॉलेज और टेक्निकली माहिर बनना चाहिए इन कंपनीज में काम करने के लिए, जिससे कंपनीज भी फ़ायदा उठा सकें, जिससे शहरियों को रोज़गार मिल सके और मुल्क की इक्तिसादियत भी बेहतर हो सके। 1960s में सिंगापुर के ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे, इसलिए सिंगापुर की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स की तालीम के लिए अपने बजट का बड़ा हिस्सा एलोकेट किया। बल्कि इस मकसद के लिए बेहतरीन टीचर्स दुनिया भर से हायर किए गए। इसी तरह आने वाले लोगों में माहिर मजदूरों का इजाफा हुआ, जो सिंगापुर की इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अभी सिंगापुर का तालीमी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन में से एक है। जैसे कि हम जानते हैं, सिंगापुर के पास कोई कुदरती वसाइल नहीं थे, सिर्फ एक बंदरगाह थी जो समंदर में एक अहम मुकाम पर थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह इस्तेमाल किया और अच्छा फॉरेन एक्सचेंज कमाया। सिंगापुर पोर्ट अब दुनिया में सबसे बिजी बंदरगाहों में से एक है। इसके अलावा सिंगापुर की गवर्नमेंट ने शिप बिल्डिंग और रिपेयर इंडस्ट्री को भी बड़ी तरक्की दी। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर की गवर्नमेंट के सख्त से सख्त रिश्वत के खिलाफ इकदाम भी इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ली कुआन यू सिंगापुर के बुनियादी रईस और 1990 तक प्राइम मिनिस्टर थे कि फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ तब सिंगापुर में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो सकते हैं जब यहाँ कोई करप्शन ना हो। यही वजह है कि सिंगापुर आज दुनिया में एक बड़ा इक्तिसादी पावर बन चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर दुनिया में 4th लीस्ट करप्ट कंट्री थी। सिंगापुर एक मुल्क है जो 60 छोटे छोटे जजीरों से मिलकर एक बड़ा जजीरा बना है। इसका एरिया सिर्फ 728 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन सिंगापुर ने आज़ादी के बाद ज़मीन का 25% हिस्सा लैंड डिकैमुलेशन के जरिए बढ़ा लिया है, ताकि बढ़ती हुई आबादी के इम्कान की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। छोटा मुल्क होने की वजह से खेती के लिए बहुत कम ज़मीन है, लेकिन सिंगापुर इस मसले का हल करने के लिए लार्ज स्केल वर्टिकल फार्मिंग भी करता है और यही एशिया में सबसे ज़्यादा वर्टिकल फार्मिंग वाला मुल्क है। इस तरीके में फसल को एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर लगाया जाता है। इसके अलावा सिंगापुर में रूफ टॉप फार्मिंग भी हो रही है, जो सिंगापुर में
हवा के टेम्परेचर को कम करने के साथ साथ खुराक की ज़रूरियात भी पूरी कर रही है। सिंगापुर में कई स्काई स्क्रैपर्स हैं, लेकिन सबसे मशहूर इमारत सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स है, जिसकी छत एक कश्ती की तरह डिज़ाइन की गई है और इसके 56 फ्लोर्स हैं। इसमें आपको शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, कैसीनोज और दुनिया की तमाम लग्जूरियस आइटम मिलती हैं। लेकिन याद रहे कि सिंगापुर में कार्स बहुत महंगी और लग्जूरियस हैं। इसका सबब गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस और सर्टिफिकेट इंटाइटलमेंट हैं, जो हर साल हज़ारों डॉलर्स का है। अगर आप कभी सिंगापुर आते हैं तो याद रखें कि यहाँ पे गम चबाना बिल्कुल मना है। और हाँ, अगर आपको पब्लिक वॉशरूम यूज़ करना है तो फ्लश करना ना भूलें, क्योंकि आपको फाइन के साथ साथ जेल भी हो सकती है। इन सब के अलावा शोर मचाना, दूसरे लोगों के वाईफाई से कनेक्ट होना भी यहाँ जुर्म समझा जाता है। सिंगापुर ने सिर्फ कुछ सालों में एक गरीब मुल्क से एक डेवलप मुल्क बनने का सफ़र कामयाबी से तय किया। याद रखें कि पाकिस्तान के पास भी कुदरती वसाइल हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी ऐसा डेवलप मुल्क बनेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।